अभिनंदन स्वागत। राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित हिंदी पखवाड़े 2022 के तहत आज इस कार्यशाला में मैं भरत रत्नू आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव जी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयोजिका डॉक्टर ज्योति शर्मा जी, आज के हमारे वक्ता सुपरिचित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हिंदी भाषा के विशेषज्ञ और तकनीकी विद श्रीमान बालेंद्र शर्मा दादी जी, विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से पधारे हुए शिक्षक, कार्यालय कर्मचारी व मेरे प्रिय विद्यार्थियों में आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद श्री बालेंद्र शर्मा जी, मेरे कोलीग्स और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी का पखवाड़ा मना रहे हैं और शिवाजी कॉलेज की राजभाषा समिति है, उसने कई प्रोग्राम इस दौर में आयोजित किए हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ श्री बालेंद्र शर्मा जी हैं। आप भारतीय भाषाओं के तकनीकी विशेषज्ञ हैं और माइक्रोसॉफ्ट टीम में इस विभाग के निदेशक भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी मेंबर्स के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनकी ये वार्ता होने वाली उससे आपको पूरा लाभ होगा और क्या क्या नई नई तकनीकें हम भाषाओं के क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा ज्ञानवर्धन होगा। आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके शब्दों से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। धन्यवाद। हिंदी है देवों की वाणी, परम पुरातन सुखद कहानी, हिंदी उतनी ही पावन है ना माँ गंगा का पानी। इसी पावन हिंदी गंगा के सरोवर में हमें आधुनिक तकनीकी का बोध कराने के लिए पधारे आज के हमारे मुख्य वक्ता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री बालेंद्र शर्मा दादी जी वर्तमान में हिंदी भाषा और सुगमता का कार्य माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बतौर एक निर्देशक देख रहे हैं। बालेंद्र शर्मा दादी जी एक सुपरिचित तकनीकी विद और हिंदी भाषा के विशेषज्ञ हैं। आप केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के सदस्य हैं। आपने कई सारे निशुल्क हिंदी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। आप इंडियन एक्सप्रेस, सहारा, हिंदुस्तान टाइम जैसे समूह में पूर्व संपादक का कार्य भी देख चुके हैं। आपने मुख्य धारा में कई पुस्तकें व 1500 से अधिक लेख लिखे हैं। यूट्यूब पर आपके 150 से ज्यादा तकनीकी वीडियो उपलब्ध हैं। आप देश विदेश में कई जगह सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आत्माराम पुरस्कार, केंद्रीय मंत्रालय से राजभाषा गौरव सम्मान, माइक्रोसॉफ्ट से इंटरनेशनल एबिलिटी अवार्ड, मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, दिल्ली सरकार से ज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार व भाषा दूत सम्मान, विश्व खाद्य संगठन से विश्व खाद्य पुरस्कार आदि से नवाजे गए हैं। अब वह सुखद घड़ी आ गई है जिसमें हमें श्री बालेंद्र शर्मा दादी जी के ज्ञान को सुनने का अवसर मिलेगा। अब मैं श्री बालेंद्र शर्मा दादी जी को आग्रह करता हूं कि वे आए और अपना विषय रखें। सर, आप सादर आमंत्रित जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और अपने छात्र छात्राओं के साथ में एक संवाद का अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, अन्य गुरुजन वृंद तथा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारी जो चर्चा है वो बुनियादी रूप से हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में करने वाले हैं, जो कि हिंदी का एक अलग पहलू है जिस पर अक्सर हम लोग चर्चा नहीं करते, क्योंकि अक्सर जो हमारी चर्चाएं होती है वो हिंदी के भाषिक पक्ष के बारे में अधिक होती हैं या फिर वो हिंदी के साहित्यिक पक्ष की ओर अधिक होती हैं। किंतु आज हम उसका एक और अलग पहलू आपके सामने लाना चाहते हैं और आज उस पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा पहलू है जहां पर हिंदी काफी मजबूत है और जिसके बारे में जानने की हम सब लोगों को बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ मैं अपनी बात आपके साथ में साझा करूंगा मित्रों। तो 1 सेकंड का समय मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए लूंगा।
जी, तो आज की हमारी जो चर्चा है आधुनिक टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी और हिंदी के बीच में क्या संबंध है और वहां पर क्या चुनौतियां हैं और क्या उन चुनौतियों का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, ये कहां पर वो हम लोग कहां पर हैं, जहां तक प्रौद्योगिकी का प्रश्न है। आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे, इस बारे में अधिक भूमिका की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो दौर है उसमें टेक्नोलॉजी की बात होनी जरूरी है। भले ही हमारा हमारा बैकग्राउंड या हमारी पृष्ठभूमि प्रौद्योगिकी की ना हो, तो भी प्रौद्योगिकी की चर्चा करना, प्रौद्योगिकी के करीब आना, प्रौद्योगिकी के बारे में जानना हम में से हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक छात्र छात्रा के लिए, हर एक युवा के लिए आवश्यक है। क्योंकि ये जो नया जमाना चल रहा है, इसमें जो चीजें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए और किसी भी भाषा के आगे बढ़ने के लिए या उसके स्थायित्व के लिए, तो उनमें अन्य तमाम चीजों के अलावा साहित्य, शिक्षा, अ, इतिहास, भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान आदि वो सब चीजें अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु उनके साथ साथ जो चीजें नए दौर में अधिक महत्वपूर्ण बन गई हैं वो है ये तकनीक, कारोबार और विज्ञान। जो भाषा इनके साथ में जुड़कर नहीं चल पाएगी संभवतः, उसको आने वाले वर्षों में अनेक चुनौतियां झेलनी पड़ सकती है। तो उसी संदर्भ में हम हिंदी और प्रौद्योगिकी की भी बात करते हैं। और यहाँ मेरी एक कविता मुझे याद आती है कि हम हिंदी के बारे में सिर्फ सम्मान की भावना रखें, गौरव की भावना रखें, वही पर्याप्त नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम हिंदी में काम क्या करते हैं, या काम करते हैं या नहीं करते हैं, या किस प्रकार का काम करते हैं। तो मेरी कविता की पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। गलों को फाड़ कर चाहे करें हम अनगिनत दावे, बनेगी मूक की आवाज तो हिंदी बढ़ेगी। और ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, नवाचारों को अपनाए तभी हिंदी बढ़ेगी। और यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। तो उस संदर्भ में आपको ये एहसास हो जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर चलना कितना आवश्यक है आज के इस दौर में। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो मित्रों, जमाना बदल चुका है और जमाना जो है उसकी तो प्रवृत्ति है बदलना, वो निरंतर बदलता रहता है और आज एक बार फिर से वो बदल चुका है। तो वो जमाना निरंतर बदलता रहता है और आज एक बार फिर से हमारा जमाना जो है वो बदल रहा है। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है और कहावत इस प्रकार से है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है पूरी दुनिया में। यदि कोई भी चीज स्थायी है तो वास्तव में वो परिवर्तन है। अब दोनों के बीच में कितना बड़ा विरोधाभास है, किंतु ये विरोधाभास जो है यही आज की परिस्थितियों को अभिव्यक्त करता है। तो मित्रों, जमाना बदल रहा है और जमाना निरंतर बदलता चला जा रहा है। अब ये बहुत सारे अर्थों में बदल रहा है और उन्हीं में से एक अर्थ इसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ता है। अगर मैं आपको आज के कुछ साल पीछे ले चलूं या आपको 2 या 3 दशक पीछे ले चलूं, जब कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हो रही थी, तो उस दौर में हमारे यहाँ पर लोगों ने काफी प्रतिरोध किया था कंप्यूटराइजेशन का या कंप्यूटरीकरण का, क्योंकि उनको लगता था कि ये कंप्यूटर के आने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों की नौकरियों पर संकट आ जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पारंपरिक किस्म के जो काम हैं, जो कारोबार हैं, जो रोजगार हैं, उनके लिए संकट खड़ा हो जाए। तो बड़ा प्रतिरोध आता था, सरकारी संस्थानों में भी प्रतिरोध आता था और निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलता था कि थोड़ा प्रतिरोध है। किंतु टेक्नोलॉजी को आना था, कंप्यूटरों को आना था, और वो टेक्नोलॉजी तो आ ही गई, क्योंकि आप और मैं या कोई भी शक्ति उसको टाल नहीं सकते। तो वो आना था और वो आ गई, और ये परिवर्तन जो था निरंतर चलता रहा और ये आज भी जारी है मित्रों। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी के आसपास या उसके माध्यम से परिवर्तन हमारे बीच में घटित हुआ, उसी तरह से हमने ये भी देखा कि हमारे दफ्तरों में भी हमने, या हमारे कामकाज के तौर तरीकों में, या हमारे घरों में भी हमने बहुत सारा परिवर्तन घटित होते हुए देखा है इस अवधि में। और वो जो परिवर्तन था वो किस प्रकार का है, अगर उसको हम एक दृश्य का शक्ल देना चाहें, एक दृश्य की शक्ल देना चाहें, तो वो आपको इस फोटोग्राफ की तरफ मैं फ्लैशबैक में ले चलता हूं आपको। आज के 20-25 साल पहले हमारे दफ्तर इस प्रकार के हुआ करते थे, इस प्रकार की टेबलें होती थी, ऐसी मेजें होती थी जिन पर ऐसी फाइलें और ऐसे फोल्डर रखे रहते थे।
और यहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे वो इन फाइलों और फोल्डरों के बीच संघर्ष करते रहते थे और अपना काम किसी तरह से वो चलाते रहते थे। तो ये वो दौर था कंप्यूटराइजेशन से पहले का। और हमारे देश में उस समय 1990 के दशक के शुरुआत में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो बहुत सारे बदलाव हमारे देश में शुरू हुए, और बदलावों का जो वो दौर था उसको हमने अपने आसपास भी महसूस करना शुरू किया। तो 2000 के आसपास हमारे देश में कंप्यूटराइजेशन या कंप्यूटरीकरण ने गति पकड़ी, और उसके बाद हमने देखा कि आने वाले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के भीतर हमारे दफ्तरों की जो काया थी वो पलट गई। उनका कायाकल्प हो गया, वो इस प्रकार के दिखाई देने लगे। जो टेबलें थी वो बदल गई, कुर्सियां थी वो बदल गई, और जो फाइलें और फोल्डर हुआ करते थे कंप्यूटरों के जो जो टेबलों के ऊपर, वो कंप्यूटरों के भीतर चले गए। तो इस प्रकार की दृश्यावली आम हो गई हमारे दफ्तरों में, हमारे शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि परिवर्तन आ रहा था। और इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रही थी, कुछ हद तक इसका नेतृत्व कर रही थी टेक्नोलॉजी, और दूसरा इसका नेतृत्व कर रहा था बाजार या अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारे देश में एक तरफ तकनीक लोकप्रिय हो रही थी और दूसरी तरफ हमारा उदारीकरण बढ़ता चला जा रहा था। हमारा वैश्वीकरण की दिशा में हमारा एकीकरण होता चला जा रहा था, और उसके साथ में हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगी। और हम इस स्थिति में आए कि हम एक रूपांतरण की तरफ बढ़ सकें, चाहे वो भौतिक रूपांतरण हो या वो डिजिटल रूपांतरण हो या विभिन्न अन्य प्रकार का रूपांतरण हो। तो ये दृश्य आपने देखा सन 2000 के आसपास। और तब हमें लगा कि शायद अब तो, चूंकि उस दौरान इंटरनेट भी आ चुका था, कंप्यूटर भी आ चुके थे, तो लगा कि अब तो सब चीजें बड़े आराम से चलने लगी हैं, तो अब तो ठीक है, अब क्या तकनीकी बदलाव आएगा, अब तो हम एक अच्छी स्थिति में हैं। मोबाइल फोन भी आ गए थे इसी दौर में, तो अब ठीक है, सब कुछ अब लगभग स्थिर हो गया, अब क्या बदलाव आएगा। लेकिन तब हमने देखा कि कुछ साल बाद, सन 2010 के बाद, हमने देखा कि लैपटॉप की प्रधानता होने लगी। लैपटॉप लगभग हर छात्र छात्रा के हाथ में लैपटॉप आने लगा, दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के हाथ में लैपटॉप आने लगा, और बहुत सारा बदलाव एक बार फिर हमको देखने को मिला। एक छोटी सी जो डिवाइस थी, इसने हमें टेबलों पर रखे हुए भारी भरकम कंप्यूटर की कैद से मुक्त कर दिया, और अब कंप्यूटर हमारे साथ में बिल्कुल उसी तरह से चलने लगा जैसे महिलाएं एक पर्स लेकर के चलती हैं। तो इतना आसान हो गया, और उसके साथ ही मोबाइल और लैपटॉप के जरिए टेक्नोलॉजी हमारे साथ साथ चलने लगी। यानी हर समय हम लोग प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सक्षम थे। हर समय हम कहीं भी बाहर जा रहे हो तो मोबाइल फोन हमारे हाथ में है, घर में काम कर रहे हैं तो लैपटॉप हमारे हाथ में है, दफ्तरों में है तो लैपटॉप हमारे हाथ में है। और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि उस दौरान एक सांस्कृतिक बदलाव भी हमें देखने लगा, कार्य संस्कृति में बदलाव देखने को मिला। और वो बदलाव क्या था कि एक खुली संस्कृति का आगमन हुआ। तो आप जो लोग हैं, आप जो छात्र छात्राएं और आज के जो युवा हैं, आप लोग जब आए, और आप लोगों को अक्सर मिलेनियल्स कहा जाता है, जो सन 2000 के आसपास या उसके 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद जिनका जन्म हुआ है, वो मिलेनियल्स जब शिक्षण संस्थानों में आए या फिर वो दफ्तरों में आए, तो अपने साथ में खुली हवा भी लेकर के आए, एक अनौपचारिक माहौल भी लेके आए, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये बदलाव की जो प्रक्रिया थी, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आम जीवन में, हमारे दफ्तरों में और हमारे शिक्षण संस्थानों के हवा में भी ये बदलाव दिखाई देने लगा, जो आज भी जारी है। तो 2015 के आसपास जब ऐसा हुआ, तो तब हमें लगा कि चलो अब तो लैपटॉप भी आ गए, अब तो टेक्नोलॉजी हमेशा हमारे साथ है, हम लोग एम्पावर्ड हैं, अब हम काम आसानी से कर सकते हैं, चाहे हम अपनी भाषा में करना चाहें या किसी दूसरी भाषा में करना चाहें। तब तक ज्यादातर युक्तियां आ चुकी थी जिनके जरिए हम अपनी भाषाओं में काम करने में सक्षम हो चुके थे। और तब हमें लगा कि अब क्या बदलाव आएगा, तकनीकी दृष्टि से शायद हो चुका जो कुछ होना था। लेकिन हमने देखा 5 साल बाद जब कोविड का आक्रमण हुआ पूरी दुनिया पर, जब पेंडेमिक आया, एक महामारी आई दुनिया पर, और उसके बाद इतनी बड़ी चुनौती आई कि लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए, लॉकडाउन आ गए, और तब टेक्नोलॉजी ने अपने आप को एक बार फिर से पुनर्परिभाषित किया और पुनर्प्रस्तुत किया, और उसने मानवता के समक्ष मौजूद इस चुनौती का समाधान करने में मानवता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना शुरू किया। और आपने देखा कि उस समय कोलैबोरेशन के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो लोकप्रिय हो गए, साथ साथ काम करने के, सहकर्म के, कोलैबोरेशन के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, रिमोट वर्क के, ये जो एप्लीकेशंस थे ये उस समय लोकप्रिय हुए, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जिस पर इस समय हम ये जो सत्र है ये ले रहे हैं, ये भी उनमें शामिल था। और उसी तरह से कुछ अन्य एप्लीकेशंस भी आए, जैसे जूम नाम का एक एप्लीकेशन आया, उसी समय सिस्को की तरफ से वेबएक्स नाम का एक एप्लीकेशन आया, जो थोड़ा उससे पहले ही आ चुका था, लेकिन उस दौरान इनकी आवश्यकता
काफी अधिक बढ़ गई और इन्होंने हम सबको सक्षम बनाया कि हम मानवता के समक्ष उस संकट के दौर में भी अपना काम जारी रख सकें, जिसको अंग्रेजी में हम लोगों ने नाम दिया कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी, एजुकेशनल कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता बनी रहे। तो हमारी टेक्नोलॉजी ने उस दौर में हम सबका साथ दिया निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और जो एक जमाने में हमने देखा था कि हमारी फाइलें और फोल्डर कंप्यूटरों के भीतर चले गए थे, लेकिन ये ऐसा दौर आया मित्रों कि इसमें हम सब खुद ही कंप्यूटरों के भीतर चले गए। तो आपके पास, आपके हाथ में एक कंप्यूटर हुआ करता था, एक लैपटॉप हुआ करता था, और उसके पीछे सारी दुनिया, न जाने कौन सा व्यक्ति कहां से जुड़ा हुआ है। शिवाजी कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं या अध्यापक हैं, वो एक लैपटॉप खोलकर बैठे हुए हैं, लेकिन कौन व्यक्ति उसमें अमेरिका से जुड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति अपने घर से या पड़ोस से जुड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति महाविद्यालय में आया हुआ है और वहां से जुड़ा हुआ है, ये सारी दूरियां नगण्य हो गई। हम किसी जमाने में विश्वग्राम की बात किया करते थे इंटरनेट के संदर्भ में कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक विश्वग्राम में तब्दील कर दिया, लेकिन हमने वास्तव में विश्वग्राम को घटित होते हुए देखा इस पेंडेमिक के दौरान, जब न सिर्फ विश्वग्राम बल्कि एक वैश्विक परिवार का हमें एक रूप दिखाई दिया हमारे अपने छोटे से कंप्यूटर के भीतर या हमारे छोटे से मोबाइल फोन की स्क्रीन के भीतर। तो टेक्नोलॉजी निरंतर बदलाव लाती रही और ये बदलाव आज भी जारी है मित्रों, आज भी ये सिलसिला जारी है और ये बदलाव आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे जिक्र किया कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बदलाव ही एकमात्र जरूरी चीज है। लेकिन इसमें लाभ ये हुआ कि इस बदलाव के दौरान बहुत सारी ऐसी तकनीकें आ गई हमारी अपनी भाषा में भी, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हम लोग निरंतर उत्पादक बने रहें, हम प्रोडक्टिव बने रहें, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम अपना काम सुचारू रूप से चलाते रहे। तो उसी समय हमने ये भी महसूस किया कि हमारी भाषा हमारा रास्ता रोकती नहीं है। इस सहकर्म के माहौल में हमने देखा कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम अपनी भाषा में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसी चुनौती मौजूद नहीं है कि किसी खास भाषा को रोक दिया जाए कि आप इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। और उस समय हमें एहसास हुआ कि हम अपनी ये जो हमारे सत्र हैं इनमें टिप्पणियां अपनी भाषा में कर सकते हैं, चैट अपनी भाषा में कर पा रहे हैं, बोल अपनी भाषा में पा रहे हैं, हम कैप्शंस अपनी भाषा में बना पा रहे हैं, सब टाइटल्स अपनी भाषा में बना पा रहे हैं और न जाने क्या कुछ हम अपनी भाषा में कर पा रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी भाषाओं को रोकती नहीं और हमारी भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों का रास्ता रोकती नहीं है, बल्कि उनका रास्ता सुगम बनाती है। तो आइए इस पर एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एक दिलचस्प अंदाज में। जो पहला शब्द कहा तुमने इस भाषा में कहा, इस भाषा में सुनी तुमने दादी माँ से कहानी, एक था राजा एक थी रानी, फिर होते चले गए तुम इस भाषा में शब्द नए नए, कुछ हवा से तेज कुछ बादलों से हल्के। इस भाषा से तुमने खेलना सीखा, शब्दों को टटोलना सीखा। शब्द थे वही पर मतलब बदला सोचने का ढंग। ये भाषा जो है तुम्हारे अपनों की भाषा, तुम्हारे सपनों की भाषा, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा, आज की भाषा, आने वाले कल की भाषा। तो क्यों ना हो टेक्नोलॉजी का साथ भी इसी भाषा में। जी, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्यों ना हो टेक्नोलॉजी का साथ भी इसी भाषा में, वही भाषा जो आपके अपनों की भाषा है और आपके सपनों की भाषा है। तो वास्तव में हमारी भाषा में इतना कार्य प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हो चुका है कि कोई भी रुकावट वहां पर हमें हमारी भाषाओं के लिए दिखाई नहीं देती। कम से कम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, उत्पादकता के संदर्भ में हो सकता है कि हम उनका कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये एक अलग मुद्दा है, किंतु टेक्नोलॉजी हमारा रास्ता नहीं रोकती, टेक्नोलॉजी हमारा रास्ता सुगम बनाती है। तो हमारे सामने ये प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा काम हमारी भाषा में हुआ है जिसकी वजह से आज हम ये कह पाते हैं कि तकनीकी दृष्टि से हिंदी में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। आखिर क्या उपलब्ध है? प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या आप इसका एक बिंदुवार जवाब दे सकते हैं, एक बुलेट पॉइंट्स में जवाब दे सकते हैं? सीधा साधा जवाब देखिए, हमें समझाइए कि आखिर हुआ क्या है जिसकी बदौलत हम ये कहते हैं कि आज हिंदी में कुछ भी कर सकते हैं आप जो अंग्रेजी में किया जा सकता है। तो जी हाँ, इसका बिंदुवार जवाब देना अगर हम चाहेंगे तो हम इसको इस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे कि भारतीय भाषाओं में और खासतौर पर हिंदी में 5 बड़े क्षेत्रों में काम हुआ है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है स्थानीय भाषाओं में पाठ का डिस्प्ले, यानी कि टेक्स्ट डिस्प्ले।
एक जमाना था जब हम हिंदी में आने वाली किसी फाइल को पढ़ नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पर उसका डिस्प्ले नहीं होता था यदि उस फाइल में इस्तेमाल किया गया फॉन्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपने देखा कि पिछले 20 साल में, पिछले 22 साल में, जब से विंडोज में यूनिकोड आया और मंगल फॉन्ट जैसे फॉन्ट आ गए, तब से ये समस्या दूर हो गई। अब आपको कोई भी व्यक्ति अगर किसी यूनिकोड फॉन्ट में बनाई हुई फाइल भेजता है, भले ही वो किसी भी भारतीय भाषा में हो, तो भी आप उसको पढ़ पाते हैं, भले ही आपके कंप्यूटर में वो फॉन्ट भी मौजूद ना हो जो उस फाइल में इस्तेमाल किया गया था। तो ये चमत्कार कैसे संभव हुआ? ये चमत्कार संभव हुआ यूनिकोड के माध्यम से, क्योंकि यूनिकोड के आने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो ये पहचानने लगा कि ये टेक्स्ट मुझे इस भाषा में दिखाना है। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। अब आप न सिर्फ अपने कंप्यूटर पर फाइलों को पढ़ पा रहे थे, देख पा रहे थे भारतीय भाषाओं की फाइलों को, बल्कि आप अगर इंटरनेट पर जाते हैं तो वहां पर भी आप भारतीय भाषाओं की वेबसाइटों को देख पा रहे हैं। आप ईमेल में भारतीय भाषाओं में या हिंदी में ईमेल भेज पा रहे हैं। तो वो जितनी रुकावटें देखने की थी टेक्स्ट के डिस्प्ले की, वो समाप्त हो गई। वो पहला चरण था, पहला बड़ा कदम था हमारी भाषा की चुनौतियों को दूर करने के संदर्भ में। और दूसरा बड़ा चरण क्या था? टेक्स्ट इनपुट और स्टोरेज। अब इसका मतलब क्या है? आपको शायद टेक्स्ट इनपुट थोड़ा जटिल लगे ये शब्द, किंतु ये बहुत सरल शब्द है। आपका जो कंप्यूटर है वो 3 प्रमुख कार्य करता है। पहला काम करता है कि वो किसी भी चीज का इनपुट लेता है आपसे, यानी आप जो यूजर के तौर पर या प्रयोक्ता या उपयोक्ता या उपभोक्ता के रूप में हम लोग कंप्यूटर को कोई ना कोई इनपुट देते हैं, उसको कोई ना कोई उसके भीतर संकेत भेजते हैं जिनको हम इनपुट कहते हैं। तो पहला काम है कंप्यूटर का इनपुट लेना आपसे। हो सकता है कि ये इनपुट टाइपिंग के रूप में हो, आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो इनपुट है, या ध्वनि आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं कंप्यूटर में तो वो इनपुट है, यानी कुछ ना कुछ बाहर से अपने भीतर लेना। उसके बाद दूसरा काम कंप्यूटर करता है प्रोसेसिंग। हम जो संकेत भेजते हैं उनको वो प्रोसेस करता है, प्रसंस्करण करता है, भीतर कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। और तीसरा है आउटपुट, यानी कंप्यूटर हमें कुछ ना कुछ परिणाम देता है। हो सकता है कि आपने कुछ टाइप किया, उसको स्क्रीन पर कंप्यूटर ने दिखा दिया तो वो भी आउटपुट है। आपने प्रिंट आउट ले लिया तो वो भी आउटपुट है। आपने किसी को कोई संदेश भेज दिया तो वो भी आउटपुट है। यानी आपने अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे माध्यम पर किसी प्रकार से परिणाम प्राप्त कर लिया तो वो आउटपुट है। तो 3 बड़े काम है कंप्यूटर के, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सरल शब्दों में। तो उन्हीं में से एक है टेक्स्ट इनपुट, यानी पाठ को टाइप करना, टेक्स्ट को टाइप करना या टेक्स्ट को कंप्यूटर के भीतर भेजना। तो ये दूसरी बड़ी चुनौती थी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, जो दूर हो गई यूनिकोड के आने के बाद, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में खासतौर पर जब यूनिकोड का समर्थन उपलब्ध कराया गया उसके बाद। अब आप विंडोज में आराम से किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हिंदी में टाइप कर सकते हैं। चाहे आप अपने शैक्षणिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करें, चाहे आप इंटरनेट पर जाकर ईमेल करना चाहते हो, चाहे गूगल में सर्च करना चाहते हो या माइक्रोसॉफ्ट में सर्च करना चाहते हो, कहीं भी आपको टाइप करना होगा तो कोई चुनौती नहीं है, आप आराम से टाइप कर सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट इनपुट आप आराम से कर सकते हैं, और आपके द्वारा इनपुट किए हुए टेक्स्ट को आप स्टोर भी कर सकते हैं। उसमें कोई आपका टेक्स्ट करप्ट नहीं होता है। भारतीय भाषाओं में किया जाने वाला काम कंप्यूटर पर स्टोर हो जाता है बड़े आराम से, और आप उसको एक से दूसरी जगह पर भेज भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई करप्शन नहीं आता। तो दूसरा ये बड़ा काम है, पहला टेक्स्ट का डिस्प्ले, दूसरा टेक्स्ट का इनपुट। तीसरा बड़ा काम हुआ है लोकलाइजेशन। और लोकलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए जिस विंडोज को आप अंग्रेजी में देखते हैं पूरी तरह से और अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, कोई चमत्कार ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा विंडोज हिंदी में आ जाए, यानी जो कुछ आपको विंडोज में दिखाई दे वो हिंदी में हो, तो ये कहलाएगा लोकलाइजेशन। यानी आप कंट्रोल पैनल पे गए तो वहां भी सब कुछ हिंदी है, आपने स्टार्ट बटन को क्लिक किया और वहां पर स्टार्ट पैनल आ गया तो वो भी सारा हिंदी में दिखाई दे रहा है, मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं तो वो भी हिंदी में आ रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि कोई खास सॉफ्टवेयर या कोई खास प्रणाली या सिस्टम पूरी तरह से हमारी भाषा में ढल जाए, उसको कहते हैं लोकलाइजेशन। और इस दिशा में बड़ा काम हुआ है। तो आप आज सचमुच अपने विंडोज को पूरी तरह से हिंदी में ढाल सकते हैं। 4 या 5 बार आप क्लिक करेंगे और आपका विंडोज हिंदी का विंडोज हो जाएगा, सब कुछ हिंदी में दिखाई देगा। आपके लिए कल्पना थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी या दिलचस्प लग रही होगी, लेकिन मैं आपको इसको दिखाऊंगा आगे चल के। तो इसको लोकलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं स्थानीयकरण।
और यही बात MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि पर भी लागू होती है। आप उनको भी पूरी की पूरी तरह से हिंदी में बदल सकते हैं। तो ये तीसरा बड़ा काम हुआ है हमारी भाषा में। और ये क्यों जरूरी है मित्रों? ये इसलिए जरूरी है कि टाइप करना, ठीक है आप टाइप करने लगे, वहां तक कोई आपको लगा कि चलो बहुत बड़ा काम हो गया टाइपिंग करने से। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अंग्रेजी जानता ही ना हो, तो वो सिर्फ टाइप ही कर पाएगा यदि जो प्लेटफॉर्म उसको उपलब्ध कराया गया है वो अंग्रेजी में हो पूरी तरह से। वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेगा? बशर्ते उस प्लेटफॉर्म को उसकी भाषा में न बदल दिया गया हो। तो पूरी तरह से समावेशी बनाने के लिए, पूरी तरह से इंक्लूसिव बनाने के लिए, या पूरी तरह से भारतीय भाषाकृत करने के लिए जरूरी है कि आप टाइपिंग तो कर ही सके, लेकिन टाइपिंग के साथ साथ जहां आप टाइपिंग कर रहे हैं, जहां पर फाइल स्टोर कर रहे हैं, वो सब भी हिंदी में दिखाई दे। तो ये बहुत आवश्यक है। अब आप सोचेंगे कि हमें तो बुनियादी अंग्रेजी आती है, तो हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अंग्रेजी ठीक ठाक आती है। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। और प्रौद्योगिकी का काम है कि वो हर एक व्यक्ति को सक्षम बनाए, भले ही उसको कोई खास भाषा आती हो या ना आती हो। इसलिए ये लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण महत्वपूर्ण है। अब चौथा बड़ा काम क्या हुआ है? चौथा बड़ा काम है लैंग्वेज यूटिलिटीज। यानी आप जानते हैं कि जब आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि में काम करते हैं तो आप बड़े आराम से अंग्रेजी में स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ये आप निरंतर देखते रहें, और आप कई बार कोई शब्द आपको लगता है कि इसका एक बेहतर स्थानापन्न शब्द मुझे चाहिए, तो आप राइट क्लिक करते हैं और सिनोनिम में जाते हैं और कोई दूसरा शब्द आप ले लेते हैं। कई बार आप गलत शब्द टाइप कर जाते हैं तो अपने आप वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में ऑटो करेक्ट की सुविधा भी मौजूद है। उसी तरह से कई बार आपको थिसॉरस देखने की जरूरत पड़ती है तो आप जाके थिसॉरस देख लेते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं इनको कहते हैं भाषा सुविधाएं या भाषा उपयोगिताएं या भाषाई युक्तियां, या अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो लैंग्वेज यूटिलिटीज या लैंग्वेज फैसिलिटीज या लैंग्वेज टूल्स। तो ये सुविधाएं आपकी अपनी हिंदी भाषा में भी मौजूद है आपके कंप्यूटर में। ये चौथा बड़ा काम है। हो सकता है आप लोगों ने उसको इस्तेमाल ना किया हो या आपको उसकी जानकारी ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, और वो आपके कंप्यूटर में आज मौजूद है। तो चौथा बड़ा काम ये हुआ है। अब पांचवा बड़ा काम क्या हुआ है? रोजमर्रा की जिंदगी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगमन हो चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के दौर में जो सबसे आधुनिक चीजें हैं उनमें हिंदी भाषा भी मौजूद है, जहां तक तकनीक का प्रश्न है। और उनमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसा कार्य हो रहा होगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में शायद आपने ना सोचा हो, लेकिन वैसा हो रहा होता है। तो ये कहां से आता है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आता है। जैसे आप जाके ट्रांसलेट कर लेते हैं, आप जाते हैं एक वेबसाइट पर, वहां जाके ट्रांसलेट कर लेते हैं, या आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं उसमें ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वो कहां से आती है ये क्षमता? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आती है। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे दफ्तरों में, हमारे शिक्षण संस्थानों के कामकाज में अब बहुत सामान्य हो चुकी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इस क्षमता को उन उत्पादों में शामिल कर चुका है जिनका आप और हम रोजमर्रा के कामकाज में इस्तेमाल करते हैं। अब आपको कोई अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। ये आपके सिंपल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी मिलेगा, विंडोज में भी मिलेंगी ये सारी चीजें। तो ये 5 बड़े स्तंभ हैं जिनमें हम हिंदी में हुए तकनीकी कार्य को बांटकर देख सकते हैं। अब इसी के साथ में एक बात और आती है कि जो आधुनिकतम तकनीकें हैं, हमारी हिंदी भाषा वहां भी मौजूद है, उसकी उपस्थिति वहां पर भी है। तो आप सब लोग चूंकि छात्र छात्राएं हैं, तो जरा मुझे कुछ आधुनिक तकनीकों के नाम बताइए आप लोग। मैं थोड़ा गेस करिए और कुछ मुझे 4-5 आधुनिक तकनीकों के नाम बताइए, ताकि मैं आपको फिर मैं ये बताऊं कि वहां पर हिंदी है या नहीं, या यदि है तो उसकी क्या स्थिति है। तो आप में से कुछ छात्र छात्राएं कृपया थोड़ा सा गेस करके मुझे बताएं कि कोई कोई भी ऐसी 4-5 नई तकनीकों को आप बताएं। मैंने इस बीच जानबूझकर अपनी स्क्रीन को शेयर करना रोका है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा जोड़ा जाए। तो 2-4 जो ऐसी नई आधुनिक तकनीकें हैं उनके बारे में आप गेस करके थोड़ा सा एक आध का नाम बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। जी बालेंद्र सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सत्र में हमारे साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय, हमारे
वरिष्ठ सहयोगी, हमारे कार्यालयी कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं और हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं। तो क्योंकि माइक अनम्यूट है, तो इसीलिए जो हमें तकनीकी सहयोग दे रहे हैं आशुतोष जी, जी कोई बात नहीं। मैं निवेदन करती हूँ अगर कोई अपना हाथ खड़ा करे तो प्लीज उनका माइक अनम्यूट या कीजिएगा। चैट में भी आप कर सकते हैं। सिर्फ जैसे ब्लॉकचेन एक उदाहरण है, आजकल की आधुनिकतम तकनीकों में ब्लॉकचेन का जिक्र बहुत आता है। ऐसी एक आध तकनीकों का यदि आप जिक्र करेंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या उनमें हिंदी की क्या स्थिति है। जी, तो अगर आप में से कोई चैट में लिखकर बताए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फिर मैं फिर से मेरी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं और हम आगे बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आधुनिकतम तकनीकों का जहां तक प्रश्न है, हमारी भाषा वहां पर मौजूद है। अक्सर आप में से अधिकांश लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल बहुत चर्चा होती है, तो इसमें हिंदी मौजूद है। एक और है जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि जब उपकरणों के भीतर भी कंप्यूटिंग की क्षमता आ जाए। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि आजकल अमेजॉन की एक डिवाइस आती है, एक स्पीकर आता है, स्मार्ट स्पीकर, जिसका नाम है एलेक्सा। और आप एलेक्सा के साथ में बात कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि एलेक्सा मुझे बताओ इंटरनेट पे आज क्या खबरें हैं भारत के बारे में, तो एलेक्सा आपको बता देती है। एक उपकरण, स्पीकर है, लेकिन वो आपको बताता है। और ये किस श्रेणी में आता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की श्रेणी में आता है। इसी तरह से कोलैबोरेशन एक आधुनिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल इस समय हम लोग कर रहे हैं। ये टीम्स जो है, ये कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म ही है, तो ये भी आधुनिक तकनीकों की श्रेणी में आता है और यहाँ भी हिंदी भाषा मौजूद है। इसी तरह से एनालिटिक्स, ये भी एक आधुनिक क्षेत्र है, डेटा एनालिटिक्स। शायद आपने बिग डेटा का नाम सुना होगा, क्योंकि आजकल तकनीकी दुनिया में डेटा की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका एनालिसिस होता है, उसका विश्लेषण होता है, और वो जो विश्लेषण होता है उसमें हिंदी का डेटा, वो भी आज उसका भी विश्लेषण किया जा सकता है, वहां भी हिंदी मौजूद है। और अंत में क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आपने सुना होगा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हिंदी मौजूद है। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे भी और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यह है कि जो सॉफ्टवेयर या जो क्षमता या जो तकनीकी सुविधा आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना खरीदा हो या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना किया हो, फिर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर इंटरनेट के जरिए मिल जाए, क्रोम ब्राउजर में या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आप जाएं और वहां जाकर के आप वर्ड को यूज कर लें, उसका इस्तेमाल कर लें, तो वो कहलाएगा कि आपने क्लाउड के जरिए वर्ड को यूज कर लिया, वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, कि जो रिसोर्सेज या जो संसाधन आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट की मदद से उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, जो क्लाउड पर रखे हुए हैं, यानी इंटरनेट पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग कि ये मैं आपको व्यावहारिक रूप से कैसे दिखा सकता हूं। तो मैं आपको ले चलता हूं इस ब्राउजर में, और ये जो ब्राउजर है ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है। यहां जाके मैं लिखूंगा office.com। office.com मैंने लिखा और देखिए ये पेज खुल गया ऑफिस, और यहाँ पर ये बाईं तरफ यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखाए जा रहे हैं। ये एप्स, ये सारे क्लाउड के जरिए यानी इंटरनेट के जरिए उपलब्ध हैं। अगर मैं इनमें से वर्ड पर क्लिक करता हूं तो बिल्कुल वर्ड जैसा आपका आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं वैसा ही आ गया। लेकिन ये कहां से आ रहा है? ये क्रोम के भीतर, आपके ब्राउजर के भीतर से आ रहा है, या एज ब्राउजर के भीतर से आ रहा है। तो यहां मैं नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं यहां पर काम करना शुरू कर देता हूं। और ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है मित्रों, ये आया है क्लाउड से, ये आपके कंप्यूटर में नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और आप चाहें तो यहां पर हिंदी में भी आप काम कर सकते हैं। देखा आपने? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हिंदी मौजूद है। एक छोटा सा मैंने आपको एक उदाहरण दिया। आगे चलते हैं, अगली क्या चीज थी उस पर चर्चा करते हैं। दूसरी बड़ी तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन अनुवाद, ध्वनि संसाधन, ध्वनि से टेक्स्ट, भाषांतर, हस्तलिपि की पहचान, मशीन डिजाइन आदि बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आती है, और यहां पर भी हिंदी मौजूद है। उदाहरण के तौर पर मशीन अनुवाद को लेते हैं, तो मैं एक फाइल आपके सामने खोलूंगा, और ये जो मशीन अनुवाद है ये उस तरह का मशीन अनुवाद नहीं है जैसा आप अक्सर देखते हैं।
यहां मशीन अनुवाद से मेरा तात्पर्य यह है कि आपके अपने कंप्यूटर में ही ये क्षमताएं आ गई, आपको इंटरनेट पर जाकर के उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी, या किसी खास वेबसाइट पर जाकर के आपको इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने ये फाइल खोली मेरे कंप्यूटर में, और ये जो फाइल है ये अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी वार्षिक सम्मेलन का एक कार्यक्रम है जो कुछ समय पहले हुआ था कलकत्ता में, जिसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला था। और ये पूरी की पूरी 2 पेज की फाइल है, पूरा कार्यक्रम है, और ये हिंदी भाषा में है। और ये हिंदी भाषा से मुझे अंग्रेजी में अनुवाद करना है मान लीजिए, तो मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही मौजूद है, और उसकी बदौलत आज अनुवाद करने की क्षमता भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुकी है। तो आप क्या करेंगे, रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट पर जाएंगे, और यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप अच्छा हिंदी से आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं क्या? जी हाँ, इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। मैंने ट्रांसलेट बटन दबाया और देखिए क्या होता है, चंद सेकंडों में ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो गया हिंदी से अंग्रेजी में। ऑल इंडिया राजभाषा अधिकारी एनुअल कॉन्फ्रेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद सारे सत्रों के नाम आ गए, चीफ गेस्ट श्री सत्यनारायण जटिया, वाइस चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, गेस्ट ऑफ ऑनर वगैरह वगैरह। तो ये सारा आपका जो दस्तावेज था चुटकियों में, बल्कि चुटकी में ही ट्रांसलेट होकर के एक ही बार में आपके सामने ट्रांसलेट होकर आ गया। तो ये क्षमता कहां से आई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आई। आप इसी को चाहें तो उल्टा कर सकते हैं, यानी हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, और ये जो प्रेजेंटेशन है ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, जो आपके सामने मैंने एक फाइल खोली है, ये खुलने जा रही है। और ये जो प्रेजेंटेशन है, मान लीजिए मैंने गलती से किसी दूसरी भाषा में बना लिया और मुझे बोलना है हिंदी में, तो मैं क्या करूंगा? तो ये प्रेजेंटेशन मैंने अंग्रेजी में बना लिया मान लीजिए, और इसको मुझे हिंदी में बदलना है। तो पहले मैंने आपको दिखाया कि किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर के एक हिंदी के डॉक्यूमेंट को अंग्रेजी में बदल लेते हैं, और अब मैं उल्टा दिखाता हूं, और वो भी पावर पॉइंट में। तो यहाँ ये पूरी की पूरी एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, मैं इसमें जाता हूं और यहाँ जाके फिर से वही रिव्यू, और रिव्यू में जाके ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में जाके भाषाओं का चुनाव करूंगा। तो अंग्रेजी से मुझे हिंदी में बदलना है, जो कि यहाँ पर आ रही है। तो ठीक है, अब मुझसे कहा जा रहा है कि सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टू एंटर टेक्स्ट हियर टू ट्रांसलेट, यानी कि आप किसी टेक्स्ट का चुनाव कीजिए आप जिसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको चुन लिया और ये ट्रांसलेट हो गया, देखिए यहाँ पर। अब मैंने इंसर्ट बटन दबाया और ये बदल के यहाँ आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये ट्रांसलेट हो गया, इंसर्ट बटन दबाया तो ये यहाँ पर आ गया। इतना आसान है एक भाषा से दूसरी में बदलना। अब जैसे मान लीजिए मैं दूसरे पेज पे चलता हूं तो ये हिंदी में है, मैं इसको मान लीजिए हिंदी से अंग्रेजी करना चाहूं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पहले भाषा बदल दीजिए कि हिंदी से अंग्रेजी, और अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पहले इसको और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए इंसर्ट बटन पर। तो आप फटाफट चुटकियों में आप अपने टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिना अपने कंप्यूटर को छोड़े, बिना आप इंटरनेट पर या किसी बाहरी वेबसाइट पर जाए। तो ये अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको मैं चाहूं तो हिंदी में बदल सकता हूं, हिंदी वालों को अंग्रेजी में बदल सकता हूं। ये लीजिए, आपके ऊपर जो कंज्यूमर है या उपभोक्ता है, कंज्यूमर इज द किंग, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जो चाहें जैसे चाहें बदलिए, जिस भाषा को चाहें बदलिए। अब आप चाहें तो किसी अन्य भारतीय भाषा में भी बदल सकते हैं, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस हद तक क्षमताएं आपके कंप्यूटर में आ चुकी हैं, जो कि बेहद आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं, और वो आपके आंखों के सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये बड़े बदलाव आए हैं हमारी भाषाओं में, और उनके साथ ही साथ हम बहुत ज्यादा सक्षम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कितना कार्य यहाँ पर सरल हो गया। आप देखिए कि ये जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, इसमें डिजाइन भी है, इसमें भाषा भी है, इसमें टेक्स्ट भी है। यहाँ पर डिजाइन को डिस्टर्ब नहीं किया गया, उसको छेड़े बिना आपका ट्रांसलेशन संपन्न होता है। तो ये एक बड़ी बात है। अब एक और बात आती है कि आपने मशीन अनुवाद को देख लिया दोनों रूपों में, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो संभवतः ये चुनौती महसूस करते हैं कि हिंदी भाषा में काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि आपके विंडोज में 2 तरह के बहुत अच्छे कीबोर्ड आते हैं हिंदी में काम करने के लिए, जिसमें से एक का नाम है इंस्क्रिप्ट और दूसरे का नाम है हिंदी फोनेटिक। ये 2 कीबोर्ड आते हैं जो आपको लैंग्वेज वाली सेटिंग्स में मिलेंगे।
आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज अपने कंप्यूटर में, और आप लैंग्वेज सेटिंग्स में जब जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐड ए लैंग्वेज, यानी एक भाषा को जोड़ना। यहाँ पर किसी भी भाषा को जोड़ सकते हैं यहाँ क्लिक करके। इस बहुत सारी भाषाएं दिखाई जा रही है, इसमें से जिसको आप चुनेंगे और नेक्स्ट बटन दबाएंगे वो भाषा आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। तो एक तो आप भाषाओं को जोड़ सकते हैं, और दूसरा इन भाषाओं में काम करने के लिए टाइपिंग के कई तरीके आते हैं, उनको भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे 2 तरीके मैंने जोड़े हुए हैं, एक का नाम है हिंदी ट्रेडिशनल इंस्क्रिप्ट और दूसरे का नाम है हिंदी फोनेटिक। तो आपके कंप्यूटर में टाइपिंग करने के अनेक तरीके मौजूद हैं। जैसे मैं इस समय इंस्क्रिप्ट का प्रयोग कर रहा हूं और मैं टाइप कर पा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं देखिए कितनी तेज रफ्तार से और कितने अच्छी तरह से आप हिंदी में काम कर सकते हैं इन कीबोर्ड्स का प्रयोग करते हुए। तो ये पहला हुआ जिसको सीखना पड़ता है, इसका नाम है इंस्क्रिप्ट। और दूसरा है फोनेटिक, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। आप यहाँ जाएंगे और आपने फोनेटिक को इंस्टॉल किया था पिछले चरण में, जब मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे लैंग्वेज में जाके इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे और ये अंग्रेजी के जरिए आपको हिंदी में काम करने की सुविधा देता है। जैसे मान लीजिए मैं रोमन में टाइप करता हूं, मैंने लिखा दिल्ली और स्पेस दबाया तो ये बदलकर दिल्ली हो गया। विश्वविद्यालय मैंने रोमन में लिखा, स्पेस दबाया, विश्वविद्यालय हो गया। देखा आपने, मैंने डॉट लगाया तो अपने आप पूर्ण विराम में बदल गया, बिल्कुल डिट्टो आप टाइप कर पा रहे हैं। लेकिन टाइप करने के 2 अलग अलग मैकेनिज्म या 2 प्रणालियां आपके कंप्यूटर में मौजूद है। ये विंडोज से आती हैं और विंडोज में आप जाके लैंग्वेज के भीतर जाके इन सेटिंग्स को देख सकते हैं। अब ये करने के बाद लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा ना कर पाए, या टाइपिंग ना जानता हो, या वो हिंदी भी उतनी ना जानता हो, हिंदी को लिखना ना जानता हो लेकिन बोलना जानता है। तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिर से आगमन होता है और वो आपको सक्षम बनाती है कि आप हिंदी भाषा में बोलकर टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर। कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, आपको मोबाइल फोन में नहीं टाइप करना है कि वहां से कॉपी करके फिर आप यहाँ लाएंगे, नहीं। आप एमएस वर्ड के भीतर ये काम कर सकते हैं। कैसे? आप होम टैब में जाएंगे और होम टैब में आपको डिक्टेट नाम का एक बटन दिखाई देता है, डिक्टेट। इस पर क्लिक करेंगे और आप बोलना शुरू करेंगे और जो आप बोलेंगे वो टाइप होना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं। मेरे युवा छात्र छात्राओं को बालेंदु शर्मा दाधीच का नमस्कार, पूर्ण विराम। आज आपके इस कार्यक्रम में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है, पूर्ण विराम। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कार्यशाला में आपको कुछ नया और उपयोगी जानने को मिल रहा होगा, पूर्ण विराम। क्यों, कुछ अच्छा लग रहा है ना? प्रश्नवाचक। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय भाषाओं में, आपकी अपनी हिंदी भाषा में है, और ये उसकी शक्ति है कि आपको किस प्रकार से सशक्त बनाती है। तो ये एक और उदाहरण हुआ। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपने जो टाइप किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और पहलू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तो आपने देखा है कि आप बोलते हैं वो टाइप हो जाता है, यानी स्पीच टू टेक्स्ट। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, टेक्स्ट टू स्पीच, तो क्या आपके कंप्यूटर के पास ये क्षमता भी है कि वो आपकी भाषा में बोल सके? तो जी हाँ, ये क्षमता भी उसके पास है और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आती है। कैसे आती है आइए देखते हैं। मैं आपको ले चलूंगा वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आपको ले चलूंगा रिव्यू टैब में। वर्ड के रिव्यू टैब में जाके रीड अलाउड लिखा हुआ है, यहाँ पर इस बटन पर आप क्लिक करेंगे और देखिए कंप्यूटर आपकी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में बोलना शुरू कर देगा। और ऐसे बोलेगा जैसे आपको ये लगेगा कि वास्तव में कोई इंसान बोल रहा है। ये वैसी कंप्यूटर वाली भाषा नहीं है जो एक पहले किसी जमाने में आया करती थी ना, रोबोटिक लैंग्वेज या रोबोटिक डिक्शन या रोबोटिक प्रोनाउंसिएशन, वैसा नहीं है। इतना ज्यादा एडवांसमेंट आ चुका है, इतनी ज्यादा प्रगति हो चुकी है इस क्षेत्र में, भारतीय भाषाओं की कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, कि बेहद स्वाभाविक लगने वाला उच्चारण आपका कंप्यूटर करता है आपकी अपनी भाषा में। आइए देखते हैं कि वो कैसे बोलता है। तो मैं चलता हूं रिव्यू में और यहां जाके मैंने रीड अलाउड पर क्लिक किया और अब देखिए। मेरे युवा छात्र छात्राओं को बालेंदु शर्मा दाधीच का नमस्कार। आज आपके इस कार्यक्रम में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।
मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यशाला में आपको कुछ नया और उपयोगी जानने को मिल रहा होगा। क्यों कुछ अच्छा लग रहा है ना? देखा आपने कि ये उच्चारण, अगर मान लीजिए मैं क्यों पर एक प्रश्नवाचक लगा देता हूँ, क्षमा करें अल्प विराम लगा देता हूँ, तो देखते हैं कि वो यहाँ पर थोड़ा सा रुकता है या नहीं रुकता है। क्यों कुछ अच्छा लग रहा है ना? तो ये प्रश्नवाचक को भी देख रहा है, अल्प विराम को देख रहा है, पूर्ण विराम को देख रहा है आपका कंप्यूटर, और आपकी स्वाभाविक भाषा में बोल रहा है। अब इसके बहुत सारे उपयोग भी हो सकते हैं। आप चाहें तो अपने कार्यक्रमों के लिए इसका इस्तेमाल एक एंकर के रूप में कर सकते हैं। आपको खाली स्क्रिप्ट लिखनी है और कंप्यूटर बोल रहा है, यदि पृष्ठभूमि से आपको बोलना है। और बहुत सारे अन्य इसके उपयोग भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जो लोग दृष्टिबाधित मित्र हैं हमारे, वो कंप्यूटर पर काम करने के लिए ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते, किंतु ध्वनि उनके लिए एक दूसरा माध्यम बन जाती है। और ऐसे हमारे मित्र जब कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं, चाहे उनको कंप्यूटर पर टाइप करना हो तो भी एक स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं, और सुनना हो कि क्या काम हो चुका है तो भी वो एक स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं। और वो कहां पर हैं, किस परिवेश में है, कौन सा सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, फाइल का नाम क्या है, ये तमाम सूचनाएं जानने के लिए वो स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं हमारे दृष्टिबाधित मित्र। और हमारी तकनीक उनके भी साथ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी सशक्त बनाना चाहती है, कम से कम उसकी नीयत हर एक व्यक्ति को सशक्त बनाने की है। तो अगर आप आपके विंडोज में चलते हैं, तो विंडोज में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा जो कि एक निशुल्क स्क्रीन रीडर है, जिसका इस्तेमाल हमारे दृष्टिबाधित मित्र कर सकते हैं, और उसका नाम है नैरेटर, विंडोज नैरेटर। और वो आपको न सिर्फ पढ़कर सुनाता है, बल्कि वो आपको काम करने में भी मदद करता है। आप एक एक कैरेक्टर जब आप टाइप करेंगे, तो एक एक कैरेक्टर को, आप एक एक अक्षर को आपको पढ़कर सुनाएगा। आप कहां पर हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, वो पढ़कर सुनाएगा। आप नेविगेट करना चाहते हैं, जैसे 10 पेज की फाइल है, आप सोचिए कि एक दृष्टिबाधित जो व्यक्ति है, वो किसी खास पैरे पर जाना चाहे तो कैसे जाएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता। लेकिन नैरेटर की मदद से वो चौथा पैरा, पांचवा पैरा, 25वां पैरा, छठा पेज, तीसरा पैरा, तीसरी लाइन, दूसरा शब्द, सब कुछ वो कंट्रोल कर सकता है। और ये सब क्षमताएं न सिर्फ निशुल्क उपलब्ध है आपके विंडोज में, बल्कि आपकी अपनी भाषा में भी उपलब्ध है। तो ये मैंने आपको इसकी एक झलक दी कि कैसे वो आपका कंप्यूटर बोलकर सुना रहा है इस बात को। तो इसके अपने बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। तो ये चीजें बताने के बाद अब मैं अंत में आपको 2 चीजें और बताऊंगा। हमारा समय लगभग हो रहा है, जिनका जिक्र मैंने आपसे किया था। एक बात तो ये थी कि मैंने आपसे कहा था कि जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में काम करते हुए स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, उसी तरह से आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो उसकी बानगी देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, और उसके लिए मुझे अपनी भाषा बदलनी होगी। टास्क बार में जाके पहले अंग्रेजी कर दूंगा, और उसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूं। तो देखिए यहां पर ऑटो करेक्ट हो गया। और ये जो है यहाँ पर भी ऑटो करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप कुछ भी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो अंग्रेजी में वो ठीक हो जाती है, या उसको कम से कम सुझा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लोकभा लिख दिया लोकसभा की जगह, तो आप देख रहे हैं कि ये दिखाया जा रहा है कि ये गलत है ना। और आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं। इसी तरह से आपने एक और चीज देखी होगी कि अंग्रेजी में जब आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किंग है या ये फाइटिंग है, मान लीजिए आपने फाइट शब्द का इस्तेमाल किया या पीपल का इस्तेमाल किया, इस पर आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ सिनोनिम्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पीपल का सिनोनिम आ रहा है, इंडिविजुअल्स, पर्सन, सिटीजन्स वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारी सुविधाएं अनायास ही आपको अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होती है। लेकिन क्या ये जो सुविधाएं हैं हमारी हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है क्या? तो आइए मैं आपको इसकी झलक दूंगा कि ये उपलब्ध है। और आपको करना क्या होता है इसको सक्रिय करने के लिए, आप अपने वर्ड में जाते हैं, यहाँ रिव्यू टैब में जाते हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज नाम का बटन है, आप इसमें जाएंगे और यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसकी सेटिंग दी हुई है कि ऑफिस ऑथरिंग लैंग्वेजेज एंड प्रूफिंग, यानी आप अशुद्धियों को जांचने के लिए इन भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐड लैंग्वेज के जरिए आप कोई भी भाषा जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी, मराठी, बंगला को जोड़ा हुआ है, तो इन भाषाओं में मैं स्पेलिंग चेक कर सकता हूं। मुझे क्या करना पड़ा, सिर्फ मैं एमएस वर्ड में आया, रिव्यू में आया, यहाँ लैंग्वेज में गया, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, और यहाँ मैंने उस भाषा को जोड़ दिया ऐड ए लैंग्वेज नीचे वाले बॉक्स में।
और अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब मैं अगर कुछ अशुद्ध लिखता हूं हिंदी में, जैसे मान लीजिए मैं पहले हिंदी का कीबोर्ड बदल लेता हूं, तो मेरा कंप्यूटर, मेरा एमएस वर्ड इसको पहचान रहा है कि भैया ये तो अशुद्ध है, ये शुद्ध है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। तो आपकी स्पेलिंग चेक हो रही है हिंदी भाषा में, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए मैंने ये शब्द 2 बार लिख दिया, तो कंप्यूटर पहचान रहा है कि आपने ये 2 बार लिख दिया, इसमें से एक को हटाना चाहिए आपको हिंदी में, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ कविता पर जाता हूँ, इसको शुद्ध करना चाहता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर कविता हिंदी में आ गया, जैसे वहां अंग्रेजी में आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने रिव्यू में जाकर के एक भाषा की प्रूफिंग को ऐड कर दिया था। तो यहाँ मैंने कविता पर क्लिक किया और ये कविता मेरी शुद्ध हो गई। लोकसभा पर राइट क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है लोकसभा होना चाहिए, और मैंने किया और ये सही हो गया। तो देखा आपने कि आपकी भाषा में आपका कंप्यूटर स्पेलिंग चेक कर पा रहा है। अब दूसरा, जो मैंने आपसे थिसॉरस की बात की थी कि अंग्रेजी में थिसॉरस का प्रयोग किया जाता है, सिनोनिम्स का प्रयोग किया जाता है, तो वो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। कैसे? आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस शब्द पर, उसी तरह जैसे अंग्रेजी में कर रहे थे, और सिनोनिम्स पर जाएंगे, और सिनोनिम्स में देखिए इस बार क्या दिखाया जा रहा है, हिंदी में दिखाया जा रहा है। काव्य, पद्य और नज्म, 3 इन्होंने समानार्थक आपको प्रस्तुत किए हैं, इनमें से जिसको चाहे आप ले सकते हैं, और ये हिंदी में सुविधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ऑटो करेक्ट की सुविधा भी हिंदी में मौजूद है। कई बार आपके अशुद्ध शब्दों को कंप्यूटर अपने आप ठीक कर देगा। तो ये सुविधा आपकी भाषा में मौजूद है। और अंतिम बात, मैंने आपसे लोकलाइजेशन की बात की थी कि सिर्फ टाइपिंग करना अपनी भाषा में ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस माहौल को, उस परिस्थिति को, उस सिस्टम को, उस वातावरण को भी हिंदीमय करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई हर व्यक्ति अंग्रेजी जानता हो। तो ये जो आपको यहाँ पर सब कुछ अंग्रेजी में दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति इसको भी ना समझता हो। तो क्या कंप्यूटर उसके लिए नहीं है? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो इनको नहीं जानता या अंग्रेजी नहीं जानता? जी नहीं, वो टेक्नोलॉजी उनके लिए भी है। भले ही वो सिर्फ हिंदी जानता हो, या सिर्फ बंगला जानता हो, या सिर्फ पंजाबी जानता हो, वो व्यक्ति भी उतना ही हकदार है कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का या मोबाइल का इस्तेमाल करने का, जितना कि अंग्रेजी जानने वाले। और अंग्रेजी जानना कोई अनिवार्यता नहीं है अगर आप कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं या किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं। तो लेकिन वो पूरी तरह से कब होगा संभव? यदि आप इस पूरे के पूरे माहौल को हिंदी में कर दें। जो कुछ सामने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, पूरा अगर हिंदी में आ जाए, तो फिर कोई चुनौती नहीं बचती, क्योंकि हम टाइप कर पा रहे हैं, शुद्धियां ठीक पर अशुद्धियां ठीक कर पा रहे हैं, बोलकर हम संवाद कर पा रहे हैं, कंप्यूटर हमारी भाषा बोल रहा है, और यहाँ तक कि ये सब भी हम हिंदी में देख पा रहे हैं। तो फिर ये माना जाएगा कि हिंदी में 100%, कम से कम लगभग 100% तकनीकी सक्षमता आज आ चुकी है, और हिंदी के सामने कोई बाधा नहीं है। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? हम फिर से यहाँ रिव्यू में जाएंगे, लैंग्वेज में जाएंगे, उसी जगह जाएंगे लैंग्वेज प्रेफरेंसेज में, और अब की बार ऊपर वाला जो बॉक्स है, इसमें हिंदी मैंने जोड़ी हुई है। ऐड लैंग्वेज की जगह पर हिंदी मैंने पहले से जोड़ी हुई है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको वरीयता क्रम में ऊपर ले जाएंगे। अभी नंबर 2 पर है, यानी अंग्रेजी मैंने वरीयता बनाई हुई है, तो अंग्रेजी में दिखाई दे रहा है। इसको मैं यहाँ क्लिक करके मूव अप कर दूंगा, यानी इसको ऊपर ले जाइए, ये मेरी वरीयता है, ये भाषा। तो मैंने ये क्लिक करके ओके बटन दबाया, और जब दबाया तो मुझसे कहा जा रहा है कि आप एक बार वर्ड को बंद करके दोबारा स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, और मैंने वर्ड को बंद कर दिया, और अब मैं वर्ड को दोबारा स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। ये आपके सामने शुरू हो रहा है, और अब देखिए वर्ड में सब कुछ, जो कुछ आ रहा है सब कुछ अंग्रेजी में। यहाँ तक कि ये जैसे मैसेज आया अभी यहाँ पर, ये सब कुछ हिंदी में है। आप जहां जाएंगे, जो देखेंगे, सब कुछ हिंदी में आपको दिखाई देगा। आपको कुछ खोजना है तो हिंदी में, आपको किसी भी टैब में जाएंगे वो हिंदी में, संदेश आएंगे हिंदी में, डिजाइन करेंगे तो हिंदी में, सब कुछ हिंदी में। यानी कि यूजर इंटरफेस या मुखावरण या लुक एंड फील या एनवायरमेंट, सब कुछ हिंदी में। तो ये होने के बाद स्पष्ट है कि हमारे सामने, हिंदी में काम करने वाले लोगों के सामने, कम से कम टेक्नोलॉजी की ओर से कोई चुनौती शेष नहीं रह गई है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ नया दिखा सका। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ कुछ जादूगर है, और वो हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा पर हिंदी को बिल्कुल इधर उधर कर रहे हैं। पर एक हिंदी और तकनीकी के बीच में एक बांध देखते थे,
इसको बहुत ही सहजता से आपने बिल्कुल छोटा करके इतने सारे पैडल बांध उसके बना दिए कि हम हिंदी के साथ जी वहीं भी कैसे भी जोड़ सकते हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे इसका आवाज होता है, बोध होता है। कितनी सहजता से आपने समझाया है कि हर कोई इसको समझ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका। अब मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, किसी के पास कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके, अपना हाथ उठा के। कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न हो। बहुत सारी बातें बताई है, बहुत सारे नए नए तरीके बताए हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई जिज्ञासा रह सकती है। ठीक है, अफरोज जी से अनुरोध है अगर थोड़ी देर के लिए सबका माइक ऑन कर सके, क्योंकि मुझे लगता है इतने दिलचस्प वक्तव्य के बाद जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं। जी जी मैम। अफरोज जी मैम क्या सबका करते हैं? जी अफरोज जी। बालेंदु सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं तरुण शिवाजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ हिंदी। जी आपका वक्तव्य शानदार था, और आप जो शनिवार शाम को जो हमें बताते हैं ना सर, तो वो तो हम ले ही रहे हैं आपकी क्लासेस, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत अच्छा था सर। और मेरा ना बड़ा ये मासूम सा सवाल है, शायद आपको लगे बड़ी छोटी सी बात पूछते हैं। वो जो आपने ऑटो करेक्ट वाला बताया ना सर हिंदी में, वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये बताइए, अगर पूरा टेक्स्ट हमारे पास हो, हमारे पास पहले से ही टाइप ना कर रहे हो, हमारे पास टेक्स्ट हिंदी में हो, और उसमें हम ऑटो करेक्ट देखना चाहें, तो क्या वो भी संभव है? स्पेलिंग चेक, उसमें स्पेलिंग चेक आप देख सकते हैं। आप सारा सेलेक्ट करेंगे और एक साथ स्पेलिंग चेक हो जाएगी। क्या वो ठीक भी कर सकते हैं हम? हाँ ठीक कर सकते हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर ठीक, सकते धन्यवाद सर, धन्यवाद। और भी किसी की जिज्ञासाएं हो तो हाथ पर उठा के बता सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन है नीचे। ठीक है, अब मैं हमारे शिवाजी कॉलेज राजभाषा समिति की संयोजिका और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ज्योति मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। हैं। भारत जी मैं एक टिप्पणी और करना चाहूंगा, क्योंकि जी, अभी जी। उन्होंने जो जिक्र किया कि वो फेसबुक वाला बिल्कुल। असल में हम लोग एक देखिए, हमारे युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए और चीजों को या जटिलताओं को सरल करने के लिए हम एक मुहिम चलाते हैं, और उस मुहिम का नाम है हम हिंदी मीडियम। यानी हम लोग जो हिंदी माध्यम से आते हैं उनको कौशल प्रदान करने के लिए एक मुहिम चलाते हैं हम लोग, जो निःशुल्क है, पूरी तरह से एक कम्युनिटी आधारित कार्य है। तो आपके छात्र छात्राएं यदि उसके साथ जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। मैं यहाँ पर आपकी चैट में उसका एड्रेस लिख देता हूँ फेसबुक का, यदि वो चाहें तो वहां पर एक नजर डाल सकते हैं। और आपको अगर उपयोगी लगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है, हमारे समाज में लोगों को कैसे तकनीकी जो एक जटिलताएं हैं उनसे कैसे छुटकारा मिले, और कैसे हम लोग तकनीक के ज्यादा करीब आए, अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाएं, नए कौशल या नए स्किल्स हम लोग डेवलप कर सकें, ये उसके बारे में है। तो मैं एक अपना खाली उसका एड्रेस, एक वेब एड्रेस डाल रहा हूँ, यूआरएल, उसको यदि कोई उचित समझे तो आप उससे जुड़ सकते हैं। जी, बहुत चैट बहुत में धन्यवाद, देखिएगा। आभार आपका। जरूर हम इससे एक जुड़ेंगे एक और सेकंड ज्योति जी, सीखेंगे। मैं एक सेकंड के लिए बोलना चाहता हूँ। जी सर। जी जरूर सर, हमारे वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं और हिंदी विभाग के प्रभारी हैं आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज सर। जी सर। मालेंद्र जी नमस्कार, और बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक ये आपकी प्रस्तुति थी। तो समस्या ये है कि आज चाहकर भी ना 10-5 मिनट, अब मैं जैसे क्लास से आया तो 12 बजे 2 मिनट पहले ही छोड़ी मैंने, मैं 12 बजे से ही जुड़ना। अब यहाँ कुछ इंटरनेट की पता नहीं क्या समस्या थी, वो टीम के साथ वो पासवर्ड ये, तो शुरू का अंश कुछ मिस किया मैंने। अब आपसे हमारी गुजारिश ये, और ये उधार है हमारी, हमारा निवेदन है, और इस निवेदन में आप बिल्कुल प्यार भरा निवेदन ही मानना, क्या हम आपसे रूबरू एक वक्तव्य चाहते हैं। मतलब कि आप चूंकि रोज इस तरह की प्रस्तुतियां, इस तरह के संदेश कार्यक्रम आप करते रहते हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल टिप्स पे आई हुई है सारी चीजें, है ना, बिल्कुल एकदम आसान, और है भी आसान। जैसे इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आसान होती भी जाएंगी, जितनी खूबसूरती से आपने बताया, जित आसानी से। और इसका एक बार प्रैक्टिकल जब सामने होंगे ना, तो कभी हमें जरूर समय दीजिएगा शिवाजी कॉलेज को, कि हम छात्रों के साथ आपसे रूबरू होते हुए सीधे, आप ये अपना सामने दिखा रहे हो, हम वही पूछ रहे हो,
कोई बात पूछनी हो आप, जैसे आपका जो स्टाइल था वो बिल्कुल वही था, संवादात्मक, लेकिन कम्युनिकेशन एक तरफा रहा। और इसका कभी आप संभव हो सके तो ज्योति जी हमारी लगातार संपर्क में रहती हैं, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती हैं। उनसे भी निवेदन है और आपसे भी, विभाग के बिहाफ पर, विभाग की ओर से, कि किसी दिन कोई समय निकाल के और जरूर दीजिएगा। एक बिल्कुल बहुत बड़े कार्य करने आप निकले हैं, और हिंदी भाषा की इतनी बड़ी सेवा जो आप कर रहे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे, कॉलेजों के छात्र भी और हम लोग भी। तो ये एक निवेदन ही था, और आपके कार्यक्रम के लिए फिर से आपका बहुत शुक्रिया था। फॉर्मल औपचारिक धन्यवाद अब हमारी ज्योति जी करेंगी। आप जरूर आने का वायदा करें अगर संभव हो तो। धन्यवाद। जी जरूर, मैं आने का वायदा भी करता हूं, और आपसे मैं ये आग्रह करूंगा कि फिर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, जैसे अन्य विभागों के छात्र छात्राओं को भी जोड़ लें, ताकि हम उसको फिर एक काफी मतलब एक कहते हैं ना परिणामोन्मुखी बना सकें, कि थोड़ा सा और दायरा बढ़ा लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, ज्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। तो जरूर मेरा सौभाग्य होगा कि मैं फिजिकली आप लोगों के बीच में वहां आकर के और आपके साथ में संवाद कर सकूं। वीरेंद्र भारद्वाज जी, बहुत धन्यवाद आपका, मैं प्रस्तुत हूं धन्यवाद सर। उसके लिए। धन्यवाद वीरेंद्र भारद्वाज सर। धन्यवाद शैलेंद्र शर्मा दादी जी सर। अब मैं वैचारिक तौर ज्योति मैम को आगे करता हूँ कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारत रत्नू जी। और सबसे पहले तो आपको बधाई बहुत सुंदर संचालन के लिए। और हालांकि प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज सर सारी बातें कह चुके हैं, और उनके कहने के बाद मुझे लगता है कुछ कहना शेष नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं भी मोह संवरण नहीं कर पा रही हूँ। आदरणीय श्री बालेंदु शर्मा दाधीच जी को हमारे पूरे शिवाजी परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। हमारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसकी ओर से ये पहली कार्यशाला आयोजित की गई, और हिंदी विभाग शिवाजी कॉलेज का पूर्ण सहयोग हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मिला। तो दोनों ही हमारा हिंदी विभाग और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यशाला संपन्न हुई। और मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि पूरे कार्यक्रम में 80-85 के आसपास प्रतिभागी बने रहे। और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो श्री बालेंदु शर्मा दाधीच जी को जाता है, क्योंकि जिस दिलचस्पी को उन्होंने दर्शकों की, जो श्रोता हैं उनकी दिलचस्पी को बनाए रखा, शुरू से लेकर अंत तक उनकी जिज्ञासाओं का शमन किया, और नए नए जो बड़े ही, जैसा कि भारत रत्नू जी ने कहा कि हिंदी और तकनीक के बीच एक पुल बांधने का काम आज उन्होंने यहाँ किया। और प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज सर और हमारे प्राचार्य महोदय दोनों ने ही आपसे अनुरोध किया है कि निश्चित तौर पर हम आपको सुनना चाहेंगे, कॉलेज में आपसे साक्षात रूबरू आपके सामने आपको सुनना चाहेंगे। और एक और बात मैं यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ और धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे प्रतिभागियों का, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे कॉलेजों से भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं देख पा रही थी कि आदरणीय डॉक्टर मंजू शर्मा जी कालिंदी कॉलेज से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हंसराज कॉलेज के कुछ प्राध्यापक हमारे साथ जुड़े हुए थे। कार्यालयी कर्मचारी देशबंधु कॉलेज से, हंसराज कॉलेज से, शिवाजी कॉलेज के तो बहुत सारे, हमारे सारे ही कार्यालय कर्मचारी यहाँ पर काफी लोग जुड़े हुए थे। हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तमाम सदस्य जो अलग अलग विभागों से हैं, जो विज्ञान से भी हैं, वाणिज्य से भी हैं, और ह्यूमैनिटी मानविकी से भी हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े। और साथ ही साथ हिंदी विभाग के हमारे साथी, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था, हमारे साथ जुड़े। और हमारे प्राचार्य महोदय का धन्यवाद, जिनका सहयोग, जिनका समर्थन हमें इस कार्यक्रम के आयोजन में मिला। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और सबसे अधिक धन्यवाद श्री अफरोज जी का, जो तकनीकी रूप से इस कार्यक्रम को संभाल रहे थे। पुनः श्री बालेंदु शर्मा दाधीच जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, इस आशा के साथ कि एक बार फिर हमें उन्हें सुनने का मौका मिलेगा और वे शिवाजी कॉलेज में आएंगे, हमारे बीच आएंगे। और न केवल उनके वक्तव्य, बल्कि जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज सर ने कहा कि अपने सवालों को भी साक्षात रूप से पूछने का मौका हमें मिलेगा, क्योंकि बहुत दिलचस्प बातें आपने यहाँ पर रखी। जैसा कि तरुण जी ने भी आपसे सवाल पूछा कि कई बार हम हिंदी में टाइप करते, जैसे अभी राजभाषा कार्यान्वयन समिति का जो मूल्यांकन हुआ,
उस दौरान हमने काफी समस्याएं झेली और हमें लगा कि हिंदी में काम तो करते आ रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ जोड़कर जब काम करते हैं तो कैसे कैसे सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से काम किया जाए। तो इन तमाम चीजों को, जानकारियों को जानने के लिए, सीखने के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे। और बालेंदु सर, सच में आज आपका पूरा वक्तव्य जितने व्यवस्थित रूप में आप उसे एक धारा प्रवाह बहाकर ले जा रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति उस धारा से बाहर निकलने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित आदरणीय श्री बालेंदु शर्मा दाधीच जी का हम सबके बीच आना पूरे शिवाजी परिवार के लिए गर्व की बात है और हम आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद और पुनः फिर हम कभी मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। मीटिंग सब लीव कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।